चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए, अभी आवाज आ रही सभी को? एक्चुअली गलती से वो शायद एक ही बैच में शेड्यूल हो गया था ओनली, इसीलिए आपको जो है वो क्लास शो नहीं हो रही थी। बट हाँ, अभी सभी को शो हो रहा होगा। नहीं, मेरा तबीयत सही है। एक्चुअली बच्चे को थोड़ा सा कल कुछ बाहर की चीज खा रही थी उसने, तो उसको वॉमिट हो रहा था। वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया था ना। चलिए, तो आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, ध्यान रखना। कल हमने स्टार्ट किया था टीएनडी। हमें स्टार्ट करना था ट्रांसमिशन लाइन से। आई थिंक मैंने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपको पढ़ा दिया था पूरा, जब तक मुझे याद है। एक बार आप कंफर्म करेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तक सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। जल्दी से बताओ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तक हो गया था? चलिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास में लेंथ जो होती है, ध्यान रखना, लेंथ जो होती है वो 80 से लेकर कहां तक? 200 किलोमीटर तक हमारे पास में लेंथ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी जो है, वो हमारे पास में क्या होगा? 4000 से लेकर कहां तक, ध्यान रखना, 10000 तक होती है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेंज जो है वो कहां तक होती है? वोल्टेज जो है वो 20 kV से लेकर कहां तक? अप टू 100 kV तक हमारे पास में वोल्टेज रेंज उसकी होती है। यहां पर हमारे पास में इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर तीन पैरामीटर कंसीडर करते हैं। आर, एल एंड सी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हमें हमारे पास में होते हैं। और जी को अपन, कंडक्टेंस को अपन क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसके अंदर कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट, यहां पर तीन टाइप की ट्रांसमिशन लाइन अपन यूज करते हैं। कौन कौन सी, ध्यान रखना। एक होगा हमारे पास में नॉमिनल पाई। नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल पाई मेथड का डायग्राम अगर मैं बात करूं तो नॉमिनल पाई मेथड का जो डायग्राम है वो हमारे पास में कुछ इस तरह का रहेगा कि यहाँ पर क्या होगा? ये एडमिटेंस होंगे पैरामीटर, और ये पाई की तरह दिख रहा होगा आपको। तो ये होता है इम्पिडेंस जेड, ये एडमिटेंस होता है y/2, और ये भी कितना होगा? y/2। और इधर हम क्या लगाएंगे? लोड हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जिसका वोल्टेज कितना होगा? वी आर हमारे पास में होगा। करंट कितना होगा? आई आर हमारे पास में होगा। यहाँ पर करंट IC1 होगा। यहाँ पर करंट IC2 होगा। सेंडिंग एंड वोल्टेज VS होगा, और सेंडिंग एंड करंट IS, और लाइन में करंट कितना होगा? IL। तो ये नॉमिनल पाई मेथड है ना। नॉमिनल पाई मेथड की अगर हम बात करें, इसका एक और नाम होता है। इसका एक और नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, कैपेसिटर को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, इसलिए इसका एक और नाम क्या होता है? स्प्लिट कंडेंसर मेथड। क्या होता है? स्प्लिट कंडेंसर मेथड। स्प्लिट कंडेंसर मेथड हमारे पास में होता है। क्या होता है? स्प्लिट कंडेंसर मेथड हमारे पास में होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ कहां तक होती है, ध्यान रखना, तो इसकी लेंथ होती है अप टू 250 किलोमीटर लेंथ ऑफ द लाइन। अप टू 250 किलोमीटर लेंथ तक हम इसको यूज करते हैं। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तो 200 तक ही होती है। नहीं, स्पेशली नॉमिनल पाई की बात कर रहा हूं मैं। स्पेशली ध्यान रखना, नॉमिनल पाई। इन जनरल अगर मीडियम पूछे तो ये लेंथ, ये रेंज आपके पास में रहेगी, लेकिन स्पेशली अगर वो नॉमिनल पाई पूछता है ना, तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? चलिए, वेरी गुड अभिषेक। नहीं, बहुत आसान होता है। ट्रांजिएंट कोई टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। चलिए,
तो अगर हम बात करें यहाँ पर लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, ध्यान रखना अप टू 250 किलोमीटर लेंथ तक हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में याद रखना है, स्पेशली रेंज है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉमिनल पाई हो चुका है हमारे पास में, इसका नाम होता है स्प्लिट कंडेंसर मेथड होता है। अब हम बात करेंगे इसके एबीसीडी पैरामीटर के बारे में। एबीसीडी पैरामीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं, तो ए होता है हमारे पास में 1+YZ/2, दूसरा होता है बी जेड, ये होगा सी वाई इंटू क्या होगा 1+YZ/4, और ये कितना हो जाएगा 1+YZ/2। तो यहां से अगर हम बात करें सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली A इक्वल टू डी होता है, सिमेट्रिकल भी होता है, और AD माइनस BC इक्वल टू 1 भी आता है, आप इसको सॉल्व कर लेना, रेसिप्रोकल भी होता है। तो ये जो नॉमिनल पाई मेथड है ध्यान रखना, सिमेट्रिकल भी होगा हमारे पास में और रेसिप्रोकल भी हमारे पास में होगा, दोनों ही चीजें होगी इसके अंदर। नॉमिनल पाई मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि बताओ IC1 करंट कितना होगा और IC2 करंट कितना होगा। अगर कभी एग्जामिनर एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लें तो ये ध्यान रखना यहाँ पर करंट कितना होगा। तो देखो ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज यहाँ पर जाएगा इसके अक्रॉस, रिसीविंग एंड का वोल्टेज यहाँ तक जाएगा, तो VR इंटू Y/2 हमारे पास में IC1 होगा। तो IC1 क्या होगा VR इंटू Y/2 या Y/2 इंटू VR, ये IC1 होगा। IC2 की अगर मैं बात करूं, IC2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ की बात करूं, तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ तक आएगा, क्या होगा हमारे पास में, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ तक आएगा। तो VS इंटू Y/2 करूंगा तो यही हमारे पास में IC2 रहेगा। IC2 क्या होगा हमारे पास में Y/2 इंटू VS हमारे पास में होगा, क्या होगा Y/2 इंटू VS जो है वो हमारे पास में रहेगा। तो ये दो करंट भी कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना। या फिर ये नहीं पूछेगा तो बताओ लाइन करंट आपसे पूछ लेगा, आजकल ऐसा ही बीच में से क्वेश्चन बना रहा है, ध्यान रखना। एग्जामिनर बोल देगा बताओ लाइन करंट कितना होगा, तो लाइन से जो करंट आएगा ना, लाइन से जो करंट आएगा हमारे पास में, विकास बोल रहे सर ये ABC क्या है, एक बार विकास के लिए जल्दी से दिल का सिंबल हो जाए। विकास ने क्वेश्चन पूछा है ABC क्या है। बेटा बिना फाउंडेशन पढ़ के डायरेक्ट क्रैश कोर्स से आप चाह रहे हैं कि क्रैश होना, आप चाहते हैं कि आप क्रैश हो जाएं, फिर बाद में मन ही ना करे आपका पढ़ने का कभी ऐसा। बेटा फाउंडेशन पढ़ो पहले, है ना, फाउंडेशन पढ़ने के बाद फिर क्रैश कोर्स पर पढ़ना है ना। नहीं तो पता लगा क्रैश कोर्स पढ़ते पढ़ते आप खुद ही क्रैश हो गए और उसके बाद में बोल दिया कि नहीं इंजीनियरिंग हमारे बस की नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ फिर से। अब इतना नहीं करेंगे बेटा, इतना भी बेसिक में नहीं जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्स है, आपको पता है वैसे मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर, लगभग अपन सारी चीजें अपन कवर करके चल रहे हैं, बट उससे और स्लो नहीं हो सकता मैं। चलिए, तो इसका मतलब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा लाइन करंट कितना होगा। लाइन करंट क्या होगा, तो IC1 और IR दोनों का समेशन होगा, ध्यान रखना, IC1 और IR दोनों का समेशन होगा। तो लाइन करंट जो हमारे पास में आएगा IC1 प्लस IR दोनों का समेशन होगा, ये IC1 यहाँ लाकर पुट कर दो हमारे पास में, तो IL करंट जो होगा Y/2 इंटू VR प्लस IR, ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको, अगर बनाकर पूछ लेगा बताओ लाइन करंट कितना होगा, ऐसा ऑप्शन दे देगा। अब कितने फॉर्मूले रटोगे, नहीं रटना है, ये फॉर्मूले नहीं याद करने, ध्यान रखना। यहाँ पर ये सर्किट पता होना चाहिए, अगर ये सर्किट पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सारी इक्वेशन बना सकते हो, जो बेसिक से लेकर एडवांस में आपने पढ़ा होगा उनसे आप इक्वेशन बना सकते हैं ना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लॉस के बारे में। अगर मैं लॉस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लॉस क्या होगा, तो लाइन IL² इंटू R हमारे पास में लॉस होगा, ये सिंगल फेज सर्किट के अंदर होगा। थ्री फेज सर्किट के अंदर लॉस क्या होगा, 3 इंटू इंटू R होगा, ये थ्री फेज सर्किट के अंदर होगा, थ्री फेज लाइन के अंदर। अगर थ्री फेज लाइन है तो ये लॉस हमारे पास में होंगे, सिंगल फेज लाइन है तो ये लॉस होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VS डिवाइड बाय ए माइनस क्या होगा VR डिवाइड बाय VR इंटू 100। तो ये मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर फेज एंगल नहीं आता है, तो ये होगा हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास में जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो कितना है 200 kV है, रिसीविंग एंड वोल्टेज भी कितना है हमारे पास में, रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना है VR, वो भी 200 kV है, लेकिन आपसे बोल दिया जाएगा ए जो है वो 0.8 है,
एंगल 0 पर आपसे पूछेगा बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, बताएंगे आंसर क्या आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, जल्दी से बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, अगर आपसे पूछ ले क्या आंसर आएगा, परसेंटेज के अंदर बताइएगा। क्या आंसर आएगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना है ना, Vs कितना है 200 डिवाइड बाय 0.8 माइनस 200 डिवाइड बाय 200 इनटू 100 आप कर लेना, तो परसेंटेज में आ जाएगा, कितना आएगा, ये कैंसिल करोगे तो यहां से कितना आएगा 250 माइनस 200 डिवाइड बाय 200 इनटू, या फिर इसको 2 कर दो ओनली क्योंकि कैंसिल कर दिया 2 जीरो से, तो ये आ रहा होगा 25%। कितना आ रहा होगा वोल्टेज रेगुलेशन 25%। तो ऐसा भी न्यूमेरिकल बना सकता है एग्जाम में, 25% हमारा जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, तो नेक्स्ट होगा हमारे पास नॉमिनल टी मेथड। नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल टी मेथड की अगर हम बात करें, इसी का नाम होता है मिडल कंडेंसर मेथड। क्या नाम होता है, मिडल कंडेंसर मेथड, मिडल कंडेंसर मेथड, मिडल कंडेंसर मेथड। चलिए अगर हम मिडल कंडेंसर मेथड की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो मिडल कंडेंसर मेथड में क्या होगा, ये लाइन होगी हमारे पास में, और ये बीच में मिड पॉइंट पर क्या होगा, कंडेंसर होगा, मतलब कैपेसिटर होगा। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये इस तरह की लाइन होगी, और यहां पर क्या होगा, ये होगा लोड हमारे पास में ना, ये क्या होगा, ये होगा लोड हमारे पास में होगा। नेक्स्ट यहाँ का सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो क्या होगा, Vs होगा। सेंडिंग एंड करंट कितना होगा, Is होगा। इंपिडेंस Z/2 होगा, एडमिटेंस Y होगा, इंपिडेंस Z/2 होगा। रिसीविंग एंड वोल्टेज Vr होगा, रिसीविंग एंड करंट IR होगा। यहाँ पर करंट कितना होगा, IC होगा। तो ये हमारे पास में क्या है, डायग्राम है। इसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर जो आएंगे, वो एबीसीडी पैरामीटर हमारे पास में क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास में 1 + YZ/2, ये भी होगा 1 + YZ/2। यहां पर बचेगा ओनली Y, और यहां होगा Z इंटू 1 + YZ/4। मतलब ये वाला पोर्शन है पहले नीचे था, बस इसको ऊपर ले आओ। ये ध्यान रखना है सिमेट्रिकल भी होता है, ए और डी बराबर होते हैं, और AD माइनस BC जो है वो कितना होता है, 1 भी होता है, तो रेसिप्रोकल भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर लॉस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम, लॉसेस के बारे में। लॉसेस की अगर मैं बात करूं, देखो लॉस यहां पर भी रेजिस्टेंस R/2 है, और यहां पर भी रेजिस्टेंस R/2 है, तो I²R और I²R दोनों लॉस होंगे, ऐड कर लो, तो टोटल लॉस हमारे पास में क्या होंगे, IR² इंटू R/2, IS² इंटू R/2। तो यहां से कितना आएगा, R/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में IS² प्लस IR², और मल्टीप्लाइड विद R/2 हमारे पास में आएगा। तो ये होगा लॉस सिंगल फेज के लिए, लेकिन 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना बस ओनली। तो ये लॉस का फॉर्मूला डायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कि ये हमारे पास में क्या है, ये है लॉस है। ये क्या है, ध्यान रखना, ये 3 फेज सर्किट के लिए है, और ये सिंगल फेज सर्किट के लिए, मतलब सिंगल फेज लाइन के लिए, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, चलो नेक्स्ट, क्या चीज की बात कर रहे हो, फाउंडेशन कोर्स आपके बीच में शो नहीं कर रहे हैं बेटा। कॉम्बो बैच ए लाइव क्लास रिकॉर्डिंग के फोल्डर में सारी क्लासेस आपको शो होती है, वो सारी फाउंडेशन क्लासेस होती है ना। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, अच्छा आपको एग्जामिनर यहां पर ये पूछ लेगा बताओ आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी, आप मुझे बताएंगे आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी। अगर आपको एग्जामिनर यहां पर पूछ लेगा कि आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी, तो हमारे पास में यहां का वोल्टेज प्लस यहां का ड्रॉप,
ठीक है, इक्वल, पहले आपको यहां का वोल्टेज निकालना पड़ेगा वी डैश। वी डैश वोल्टेज कितना होगा, वी आर प्लस, एक बार जल्दी से निकाल कर बताओ आईसी की इक्वेशन क्या होगी। चलिए, ठीक है, आईसी करंट क्या होगा तो समझना, पहले आपको यहां का वोल्टेज वीडेश निकालना पड़ेगा। वीडेश की वैल्यू होगी वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू, क्या होगा हमारे पास में। तो यहां पर आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, किसके बारे में लिखोगे, नेक्स्ट लिखना इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास में वीडेश जो होगा वी आर प्लस क्या होगा हमारे पास में आई आर इंटू जेड बाई टू हमारे पास में रहेगा। तो यहां से आईसी करंट जो होगा वो हमारे पास में वाई इंटू क्या होगा, वी डैश होगा। तो y इंटू वी डैश मतलब y इंटू क्या होगा, y इंटू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू। ये हमारे पास में करंट होगा आईसी करंट। ध्यान रखना, लास्ट ईयर एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा था ये, लास्ट ईयर में एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा था शायद, आई थिंक, या किसी न किसी एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आया था। क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे। विकास कुमार, आपका बेच कौन सा है, पहले आप मुझे बताओ, आपका बेच कौन सा है, जल्दी से बताओ। बेच नेम बताइए। कॉम्बो बेच ए, अभी लेटेस्ट वाला नया वाला ना, जो नया बेच लॉन्च हुआ है उसकी बात कर रहे हो। एक तो आपको देखो ढंग से देखना नहीं आता है। क्लास में से डिस्टर्ब मत किया करो यार, ऐसी चीजों को बाहर सॉल्व कर लिया करो, है ना। पढ़ा रहा हूं मैं, आप इधर से अपना डिस्कशन कर रहे हैं। ये भाई ये है कॉम्बो बेच ए, इस पर जाओगे आप, ठीक है। यहां पर जाना कंटेंट सेक्शन के अंदर, और ये कंटेंट सेक्शन के अंदर ये आपको दिख रहा है ये फोल्डर, कॉम्बो बेच लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर दिख रहा है। इसी के अंदर सारे फाउंडेशन लेक्चर होते हैं। दिख गया, अब क्या नहीं दिख रहा था आप मुझे बताओ। कॉम्बो बेच ए के अंदर पहला प्लानर, फिर डेमो, और फिर लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर है इसके अंदर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कॉम्बो में जो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर है उसमें सारे फाउंडेशन क्लासेस वहीं पर अपलोड होती है। इसके नीचे फास्ट ट्रैक कोर्स जो अभी चल रहा है यहाँ पर अपलोड होता है क्लासेस। इसके नीचे आपके पास है रैंक इंप्रूवमेंट, वो पुराना वाला जो एक्स्ट्रा क्लासेस है, टॉपिक है, वो इसके अंदर है। सारी चीजें तो है, क्या नहीं है इसके अंदर बताओ। चलो, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आईसी हमारे पास में करंट जो है वो हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, आईसी करंट ही पूछेगा, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा कुछ जो पूछेगा। यहां पर अगर आईएस पूछ ले तो ध्यान रखना आईसी प्लस आईआर कर देना, और आईसी की जगह वो वैल्यू पुट कर सकता है, ये वाली वैल्यू, है ना। वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है अगर आपको जो है पता होगा इसके अंदर सारी चीजें, तो है ना। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट होगा हमारे पास में एंड कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर मेथड। अगर मैं एंड कंडेंसर मेथड की अगर मैं बात करूं, एंड कंडेंसर मेथड की अगर मैं बात करूं, तो एंड कंडेंसर मेथड हमारे पास में क्या होगा, तो यहां पर ये डायग्राम होगा हमारे पास में, ये रेजिस्टेंस आर होगा, इंडक्टेंस एल होगा, कैपेसिटेंस सी होगा, और ये हमारे पास में लोड रहेगा। ये हमारे पास में क्या होगा, लोड होगा। सप्लाई का वोल्टेज कितना आएगा आपके पास में, वीएस होगा। ये आर, ये होगा जे एक्सएल, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, इंपिडेंस जेड, सोर्स करंट आईएस, यहाँ पर सोर्स करंट, कैपेसिटर करंट आईसी, और ये होगा आईआर। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, वीआर होगा, और एडमिटेंस कितना होगा, वाई। एडमिटेंस कितना होगा, वाई हमारे पास में रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो नेटवर्क है ये है एंड कंडेंसर मेथड हमारे पास में। इसके एबीसीडी पैरामीटर की अगर हम बात करें तो एबीसीडी पैरामीटर जो हैं वो हमारे पास में क्या है,
वो है 1 प्लस वाई जेड, जेड वाई एंड 1 हमारे पास में होता है जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू डी होता है, तो नॉट सिमेट्रिकल होता है। बट हाँ, एडी माइनस बीसी अभी भी आप 1 करना, तो रेसिप्रोकल जरूर होगा, रेसिप्रोकल होगा बट सिमेट्रिकल हमारे पास में नहीं होगा ना। क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा बट हमारे पास में सिमेट्रिकल नहीं होगा ये जो नेटवर्क है। नेक्स्ट, यहां पर आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी? आप बताइए जल्दी से, आप ही को बताना है ना। आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आईसी करंट की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी से बताओ। चलिए, क्या होगा? हम्म, चलिए, आईसी करंट क्या होगा? वी आर इंटू वाई हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हमारे पास में। तो यही वोल्टेज यहां जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर क्या होगा? इसके अंदर जो है वो आईसी करंट होगा, वो वी आर इंटू वाई हो जाएगा हमारे पास में। लॉस की अगर मैं बात करूं तो लॉस वहां पर इसमें आई एस स्क्वायर इंटू आर होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रजिस्टर में जो करंट आ रहा है वो सोर्स करंट आ रहा है, यही सोर्स करंट यहां से जा रहा है, इसीलिए हम आई एस स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे सिंगल फेज के लिए। और थ्री फेज सर्किट के लिए थ्री आई एस स्क्वायर इंटू आर हम लिखेंगे, किसके लिए? ध्यान रखना, थ्री फेज सर्किट के लिए। थ्री फेज सर्किट के लिए आई एस इंटू आर, ये हमारे पास में क्या होंगे? लॉस होंगे। तो लॉस आपके पास में, ये आपके पास में क्या होंगे? लॉस होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें लॉस के बाद में, तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? और तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। कंडेंसर जो है वो डायरेक्ट लोड के पैरेलल में लगाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके आगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं हम? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है इनमें से ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने का? नॉमिनल पाई, नॉमिनल टी, या एंड कंडेंसर मेथड? जल्दी से बताओ कौन सा वाला सबसे बेस्ट मेथड होता है? कौन सा? तो सबसे बेस्ट मेथड होता है नॉमिनल पाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल पाई आपके पास में बेस्ट होता है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पर नॉमिनल पाई क्यों बेस्ट होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नॉमिनल पाई क्यों बेस्ट बेस्ट होता है हमारे पास में? तो यहाँ पर आप लिखना नॉमिनल पाई, या नॉमिनल टी हो गया ना। तो नॉमिनल पाई क्यों बेस्ट होता है? जल्दी से बताओ, नॉमिनल पाई के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज आपके पास में? ये देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये नॉमिनल पाई का था, ये डायग्राम था नॉमिनल पाई का ऐसा। और ये डायग्राम है नॉमिनल टी का, जहां पर कंडेंसर मिड पॉइंट पर है। तो ये नॉमिनल टी का डायग्राम है। तो अगर हम बात करें तो आप मुझे बताएंगे कि नॉमिनल पाई में कितनी नोड्स होती हैं और नॉमिनल टी में कितनी नोड्स होती हैं, एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। ठीक है, रेफरेंस नोड को छोड़कर छोड़कर आप मुझे बताएंगे कि यहां पर कितनी हमारे पास में जो है नॉमिनल पाई के अंदर नोड्स होती हैं। तो यहां पर नोड्स कितनी, ध्यान रखना, इधर दो नोड है। कौन सी नोड है हमारे पास में? दो। यहां पर कितनी नोड है? जल्दी से बताओ। यहां पर नंबर ऑफ नोड आपसे पूछ सकता है नॉमिनल पाई में। नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड वो हमारे पास में क्या होगी? दो होगी, एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड अलग है हमारे पास में उसके अलावा। यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ नोड के बारे में, तो यहां नंबर ऑफ नोड थ्री होती है। कितनी होगी हमारे पास में? नंबर ऑफ नोड थ्री होगी। कुछ को वन ही दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखो सोर्स है, और यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि दो पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट जहां पर आकर हमारे पास में क्या मिलता है? दो एलिमेंट मिलते हैं, उसको नोड बोला जाता है। दो या उससे ज्यादा पॉइंट है ना। तो देखो, एक और दो, ये दोनों यहां पर आकर मिल रहे हैं, ये एक नोड है। यहां पर देखो तीन मिल रहे हैं, ये एक नोड है। ये और ये दो इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये तीसरी नोड है। तो यहां पर क्या होता है? थ्री नोड्स होती है। कितनी होती है हमारे पास में? थ्री नोड्स हमारे पास में होगी।
3 नोड अगर होगी तो यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन 3 होगी हमारे पास में, नंबर ऑफ इक्वेशन यहां पर क्या होगी, 3 होगी हमारे पास में। सो मोर कैलकुलेशन हमारे पास में होगी, मोर कैलकुलेशन। इसमें अगर हम बात करें यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 होगी इसके अंदर, नंबर ऑफ इक्वेशन ये हमारे पास में 3 होती इसके अंदर, है ना। नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर 2 होती, सॉरी 2 होती, तो लेस कैलकुलेशन होगी हमारे पास में, लेस कैलकुलेशन। और अगर हम बात करें एक और एडवांटेज, यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, यहां पर कैपेसिटर को दोनों साइड में कंबाइन करना, रिकंबाइन करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। यहां पर हमारे पास में क्या होगा ध्यान रखना, मिड पॉइंट पर कनेक्ट करना, रिकंबाइन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ना। चलिए बेटा, ये सोर्स आपके पास में, तो ये नोड अपन ने कंसिडर कर ली ना, आप कंसिडर कर लीजिए सोर्स को भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मुझे बताओ यहां पर अगर मैं सोर्स लगा दूं, एक बार लगा के देखो, मैंने बोला ना इस कलम में बहुत ताकत होती है। आप मुझे बताओ, ये नोड मैंने बोल दिया 1 और ये मैंने बोल दिया 2। अब आप मुझे बताओ, आप बोलना चाह रहे हैं कि सर ये भी तो सोर्स नोड तीसरी होगी ना, फिर सर ये भी तो लोड नोड चौथी होगी ना, फोर्थ, तो फिर तो ऐसे तो 4 नोड हो गई। किसने बोला? अमित कुमार। कलम में बहुत ताकत होती है। जब भी डायग्राम, कभी आपको ऐसा डाउट आए ना, एक बार पेन पेपर पर रफली बना लेना। अब समझ में आ गया, 2 ही नोड होती है। यहां से लेकर, ये तो शॉर्ट है ना पूरा, कोई शॉर्ट है तो कोई नोड थोड़ी ना होगी, ये अलग से कोई नोड नहीं होगी, ये भी अलग से कोई नोड नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो 2 ही नोड होते हैं हमारे पास में ना। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में मैंने क्या बोला, कैपेसिटर को बोथ एंड पर रिकंबाइन करना हमारे लिए आसान होगा, यहां पर रिकंबाइन करना हमारे लिए मिड पॉइंट पर डिफिकल्ट होगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसको यूज नहीं करते हैं, हम नॉमिनल पाई मेथड को ही अपन यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नॉमिनल पाई से नॉमिनल टी में लाने के लिए आप ऐसा मत करना कि सर देखो ये डेल्टा है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर ले सर, ऐसा करके सर ये स्टार में हो जाएगा, तो देखो सर ये रिमूव कर दो ब्रांच, ऐसा आ जाएगा डायग्राम। नहीं, आप यहां पर स्टार डेल्टा कन्वर्जन अप्लाई नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन इज नॉट एप्लीकेबल। नोट करके पॉइंट लिख देना यहां पर, स्टार डेल्टा कन्वर्जन इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। स्टार डेल्टा कन्वर्जन हमारे पास में एप्लीकेबल नहीं होता है यहां पर, है ना। चलिए, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आ गई होगी। एक और अपन कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, किसके बारे में, किसके बारे में, शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम ऐसा होता है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गया, यहां पर लोड कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ रिसीविंग एंड का जो करंट है और सेंडिंग एंड का जो करंट है, तो वो हमारे पास में क्या है, दोनों ही इक्वल है। तो यहां से क्या होगा, IS एंड IR जो है वो दोनों ही इक्वल हैं, किसके अंदर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो है ऐसा डायग्राम होगा, मैं इसका एंड कंडेंसर का डायग्राम बना रहा हूं, है ना, मैं एंड एंड कंडेंसर का डायग्राम बना रहा हूं। तो एंड कंडेंसर के डायग्राम में ये हमारे पास में जो डायग्राम है, तो ये है जेड, ये है वाई। अगर मैं यहां से सोर्स करंट की बात करूं, तो हमारे पास में यहां पर क्या होगा, ये IR होगा और ये IC होगा। तो आप मुझे बताओ, इस केस में नॉमिनल पाई के अंदर सोर्स करंट की जो वैल्यू है वो लोड करंट मतलब IR से ज्यादा होगी,
या फिर सोर्स करंट की वैल्यू जो है वो आईआर से कम होगी, ग्रेटर होगी या लेस होगी? सोर्स करंट की वैल्यू जो हमारे पास में लोड करंट है उससे क्या होगी, रिसीविंग एंड करंट से ग्रेटर होगी या लेस होगी? जल्दी से बताओ। कम होगी। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर कोई ऐसा मत कर देना कि सर देखो सोर्स करंट इक्वल टू आईसी प्लस आईआर जा रहा है, तो सर सोर्स करंट आईएस जो है वो आईसी प्लस आईआर होगा। तो यहां से सर देखकर तो यही लग रहा है कि दो का समेशन ये है, तो फिर आप बोलोगे सर आईसी करंट जो है वो, सॉरी आईएस करंट है वो आईआर से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, है ना? क्या बोला मैंने? इस डायग्राम के अंदर आपको दिख ऐसा ही रहा होगा कि ये आईएस आईसी और आईआर का समेशन है, बट इसको जब हम फेजर बनाते हैं ना तो एक्चुअली पता लगता है कि ये जो रिलेशन है, आप ऐसा नहीं, ये फेजर सम होता है, मैग्नीट्यूड सम नहीं होता है, फेजर सम होता है। फेजर सम में एंगल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है हमारे पास में, इसीलिए जब फेजर बनाते हैं तो वहां से पता लगता है कि आईएस करंट की वैल्यू जो है वो लेस देन हमारे पास में क्या है, आईआर है। क्या है? आईएस करंट की जो वैल्यू है वो लेस देन हमारे पास में क्या है, आईआर हमारे पास में है। एक चीज ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर सोर्स में करंट कम होता है तो लॉस कम होते हैं। लॉस हमारे पास में क्या होंगे, कम होंगे। लॉस कम होंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा या एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऐसे लिख दो। एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा, बेटर होगा। वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा। लेकिन यहां पर दोनों इक्वल होने की वजह से ये सारा का सारा करंट इस रजिस्टर से आएगा, तो यहाँ पर लॉस ज्यादा होंगे। तो लॉस हमारे पास में क्या होंगे, यहाँ पर हायर होंगे। एफिशिएंसी हमारे पास में क्या होगी, लोअर हमारे पास में होगी। और नेक्स्ट लास्ट होगा वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा। वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा। चलिए, तो ये क्या करना है, तो ये आपको जो है ये सारे डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को, जल्दी से बताओ। चलिए, कंप्लीट यहां तक। तो
चलिए, अभी आ रही है आवाज? चलिए, आरएलसीजी क्या होगा हमारे पास में? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहां पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट, ये जो कंडक्टेंस जी आता है ना, किसकी वजह से आता है? कंडक्टेंस क्या होगा? ड्यू टू लीकेज ओवर इंसुलेटर, ड्यू टू लीकेज ओवर इंसुलेटर, लीकेज ओवर इंसुलेटर। यहां पर जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है रिगरस सॉल्यूशन मेथड। मेथड जो होता है उसका नाम क्या होता है हमारे पास में? रिगरस सॉल्यूशन मेथड। रिगरस सॉल्यूशन मेथड। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में? रिगरस सॉल्यूशन मेथड जो है वो हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, इसके जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे, एबीसीडी पैरामीटर होंगे वो होगा कोस हाइपरगोलिक गामा एल जेड सी इंटू साइन हाइपरगोलिक गामा एल, नेक्स्ट साइन हाइपरगोलिक गामा एल डिवाइड बाय जेड सी मल्टीप्लाइड विद होगा कोस हाइपरगोलिक गामा एल। तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये होंगे एबीसीडी पैरामीटर। यहां पर अगर आप देखोगे तो ए और बी आपको इक्वल दिख रहा होगा, ए इक्वल टू बी हमारे पास में है, तो सिमेट्रिकल हमारे पास में है, सिमेट्रिकल हमारे पास में एडी माइनस बीसी इक्वल टू क्या है हमारे पास में? 1 है। तो ये क्या है, ध्यान रखना, रेसिप्रोकल हमारे पास में। तो यहां पर क्या होता है? सिमेट्रिकल भी होता है, रेसिप्रोकल भी होता है, दोनों ही कंडीशन हमारे पास में फुलफिल होती है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिमेट्रिकल भी होगा एंड रेसिप्रोकल भी हमारे पास में होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट पर। ट्रांसमिशन लाइन के बाद में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बाद में सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल दोनों ही हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? ये नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए? ध्यान रखना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा? ध्यान रखना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को नॉमिनल पाई से बनाना है। एक्चुअल में नॉमिनल पाई में यहां जेड आता है और यहां y/2 आता है और यहां पर भी y/2 आता है। अब आपको सभी को पता है इनकी जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं नॉमिनल पाई के, अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस वाई जेड बाई टू, जेड वाई इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 4 और इंटू क्या होगा हमारे पास में यहां पर 1 प्लस वाई जेड बाई 2। अब इसको कंपेयर करना है किससे? ध्यान रखना, नॉमिनल पाई ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो है ना उसको नॉमिनल पाई से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास में क्या है? कोस हाइपरबोलिक गामा एल जेड सी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल, नेक्स्ट होगा साइन हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइड बाय जेड सी और नेक्स्ट होगा कोस हाइपरबोलिक गामा एल, कोस हाइपरबोलिक गामा एल। तो ये होंगे हमारे पास में, ध्यान रखना। मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को इनसे रिप्रेजेंटेशन करना है तो एक काम करो, जेड की जगह जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा लिख दो। अरे समझना, ये नॉमिनल पाई जो है ना इसका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप एक काम कीजिए, ये जेड सी और जेड को बराबर कर दीजिए। मतलब ये तो आप लिख दो, इसकी जगह लिख दो जेड सी इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा एल। ठीक है, यहां पर आप सॉल्व करना है ना। यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 हाइपरबोलिक गामा एल डिवाइड बाई 2 हमारे पास में आएगा। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो देखो आपके पास में क्या है, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 हमारे पास में ना, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 जो है ये वैल्यू यहां पुट कर लो। यहां पर अपन निकाल लेते हैं, चलो मैं आपको बता भी देता हूं। इसको इससे कंपेयर कर लो, ए को इससे कंपेयर कर लो, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक गामा एल के बराबर हो जाए। 1 को उधर ले जाओ,
तो यहां से y/2 इक्वल टू क्या होगा, तो y/2 बचेगा हमारे पास में कोस हाइपरबोलिक गामा एल -1 और इस जेड का डिवाइड कर लो, जेड की जगह ये वैल्यू लिख दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास में, इसकी जगह लिख सकते हो आप 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा L/2 -1 और नीचे जेड हो, ये कितना आएगा, जेड आएगा, जेड कर देना इसको ना, जेड इंटू 2 sin हाइपरबोलिक गामा L/2 कोस हाइपरबोलिक गामा L/2 sin 2a का फॉर्मूला यूज कर लिया ना, 2 से 2 1 से 1 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस 10 आएगा ना, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 10 हाइपरबोलिक गामा L/2 डिवाइड बाय जेड, तो ये हमारे पास में आंसर आएगा जेड, ये होगा y/2 की वैल्यू। तो y/2 की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर, इसकी जगह आप लिख दीजिए 10 हाइपरबोलिक गामा L/2 डिवाइड बाय जेड, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये होगा नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। कौन कौन इसको पहली बार देख रहा है, जल्दी से बताओ, नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को, जल्दी से बताओ। अच्छा, बहुत सारे पहली बार देख रहे हैं, कोई सेकंड टाइम देख रहे हैं। गेट में ध्यान रखना, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, गेट में 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, अब जेई लेवल पर पूछ सकता है। ये पहला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है ना, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन गेट में मिल जाएंगे, ईएससी में मिल जाएंगे, नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन से ना। चलो, हाँ फाउंडेशन में तो मैं पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन में तो पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन में ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता हूँ मैं, फाउंडेशन वाले मैंने पढ़ाया है, कहीं एक आध बीच में अगर ऐसा हो गया हो कि जल्दी सिलेबस करना हो तो वहां नहीं किया हो, बाकी अदरवाइज लगभग मैं सभी बैच में पढ़ाता हूँ फाउंडेशन में ना इसको। बढ़ते बना गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, अगले पर आते हैं, यहां पर ये जेडसी जो आया है ना, इसका नाम क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, जेडसी की वैल्यू जो होती है ना, वो √R+J⍵L डिवाइड बाय G+J⍵C, ये हमारे पास में क्या होता है, जेडसी। नेक्स्ट, यहां पर एक और टर्म आई है हमारे पास में, गामा, गामा तो वो होता है √R+J⍵L एंड G+J⍵C, G+J⍵C, तो ये हमारे पास में क्या होगा, जेडसी होगा, ये हमारे पास में गामा होगा, और गामा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है α+J⍵, और वही होगा √R+J⍵L G+J⍵C, तो ये हमारे पास में क्या होगा, α+J⍵ होगा। तो अगर हम बात करें लॉसलेस सर्किट है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, लॉसलेस सर्किट है, लॉसलेस सर्किट है, तो वहां पर क्या होगा, आर एंड जी जो है वो जीरो कर दो, यहां जीरो कर दोगे तो जो इंपिडेंस आएगा ना, ये जीरो हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो L/C बचेगा ओनली। तो L/C जो आ रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं सर्ज इंपिडेंस, क्या बोलते हैं अपन इसको, सर्ज इंपिडेंस, सर्ज इंपिडेंस। चलिए, नेक्स्ट यहां पर आप वैल्यू पुट कर लो, गामा की वैल्यू जो है वो α+J⍵ होगा हमारे पास में, ये होगा 0+J⍵L 0+J⍵C। चलिए, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, α+J⍵ इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 0+J⍵√LC, है ना,
तो यहां से अल्फा की वैल्यू 0 आएगा, बीटा की वैल्यू ओमेगा रूट एल सी हमारे पास में रहेगा। तो ये रिजल्ट दोनों जो आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको याद रखना है। ध्यान रखना क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताएंगे लॉसलेस का तो मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे बताएंगे डिस्टोर्शन लेस का क्या होता है। नेक्स्ट होगा डिस्टोर्शन लेस लाइन। डिस्टोर्शन लेस लाइन, डिस्टोर्शन लेस का आप मुझे बताएंगे कंडीशन बताओ, और साथ में डिस्टोर्शन लेस लाइन का अल्फा और बीटा कितना होता है, जल्दी से बताओ। दोनों वैल्यू आपको निकालना है। चलिए आ गया। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास में डिस्टोर्शन लेस लाइन की, अगर हम बात करें डिस्टोर्शन लेस लाइन में क्या होता है हमारे पास में, तो ध्यान रखना ये जो हमारे पास में क्या है, इंपिडेंस है जेड सी, आर प्लस जे ओमेगा एल है, और जी प्लस जे ओमेगा सी है। तो आप यहां पर क्या कीजिए, आर और जी को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आर बाई जी बाहर चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर, और ये आएगा 1 प्लस जे ओमेगा सी बाई जी एल बाई आर, और क्या होगा सी बाई जी। तो यहां से ध्यान रखना एल बाई आर और सी बाई जी अगर इक्वल होंगे तो ही हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास में कि एल अपॉन आर इक्वल टू सी बाई जी होना चाहिए, यानी कि एल जी इक्वल टू आर सी होनी चाहिए। और अगर ये इक्वल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंपेडेंस बचेगा, इसी को अपन बोलते हैं डिस्टोर्शन लेस इंपेडेंस, अपन बोलते हैं रूट आर बाई जी। अब देखो यहां से आर बाई जी का रेशियो वो एल बाई सी के भी बराबर होता है, तो इसी को भी आप रूट एल बाई सी भी लिख सकते हो ना। तो डिस्टोर्शन लेस का इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अल्फा और बीटा की अगर हम बात करें, अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा, आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। एल आर और जी को कॉमन ले लीजिए तो रूट आर जी होगा हमारे पास में, और यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा एल बाई आर होगा, और यहां से क्या आएगा मल्टीप्लाइड विद में 1 प्लस जे ओमेगा सी बाई जी होंगे। चलिए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है। अब ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू तो एल बाई आर और सी बाई जी इक्वल होते हैं, तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इनका स्क्वायर जो हट जाएगा ना, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना।
तो यहां से आ जाएगा रूट आर जी इंटू 1 प्लस ओमेगा एल बाई आर, जे ओमेगा एल बाई आर, जे ओमेगा एल बाई आर हमारे पास में होगा। चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यही अल्फा हो जाएगा। बीटा की वैल्यू एल बाई आर ओमेगा और इंटू दिस वैल्यू हमारे पास में ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा और बीटा हमारे पास में पूछ सकता है एग्जामिनर आपको। क्या बोल रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला सेम होता है क्या? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस यूज किया जाता है जब लॉसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ध्यान रखना। ये किसके लिए होता है? लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है, लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है, लॉसलेस लाइन के लिए होता है। क्लियर है? तो एक लॉसी के लिए होता है, एक लॉसलेस के लिए होता है। चलिए बढ़ा जाए, हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टोर्शन लेस लाइन हो चुका है हमारे पास में। नेक्स्ट होगा फेरेंटी इफेक्ट, नेक्स्ट होगा फेरेंटी इफेक्ट। ये तो आप सभी का फेवरेट टॉपिक है। फेरेंटी इफेक्ट बता दो आप जल्दी से, फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है? फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है? तो फेरेंटी इफेक्ट हमारे पास में क्या होता है? ड्यूरिंग नो लोड या लाइटली लोडेड कंडीशन में क्या होता है, हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन उसको? ध्यान रखना, व्हेन, ऐसे लिख दो, इन केस ऑफ नो लोड और लाइट लोडेड कंडीशन, इफ या ऐसा लिख दो ओनली इन केस ऑफ नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन, lightly loaded condition, lightly loaded condition, receiving end voltage, receiving end voltage becomes, एक मिनट कीजिएगा, हेलो। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर क्या होगा हमारे पास में, ड्यूरिंग नो लोड या लाइट लोडेड कंडीशन रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स मोर देन, बिकम्स मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, this is called Ferranti effect, this is called Ferranti effect, this is called Ferranti effect। इसी को हम क्या बोलकर चलते हैं? फेरेंटी इफेक्ट हम इसको बोलकर चलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, वी आर किससे ग्रेटर हो जाता है? वी एस से। चलिए,
तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, रिसीव मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर हो जाता है तो ये हमारे पास में क्या होगा, फेरेंटी इफेक्ट होगा। वी आर किससे ग्रेटर होगा, वी एस से ग्रेटर होगा। अब आप मुझे बताएंगे फेरेंटी इफेक्ट कौन कौन सी लाइन में आता है, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग में से किस किस में आता है, जल्दी से बताओ। फेरेंटी इफेक्ट कौन कौन सी लाइन में हमारे पास में आता है, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग में से। चलिए कहां पर, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में है ना। तो यहां पर लिख देना फेरेंटी इफेक्ट अकर्स, फेरेंटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट occurs in medium and long transmission line, long transmission line। ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन हमारे पास में क्या होता है, ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन हमारा सोर्स का पावर फैक्टर कौन सा होता है, ध्यान रखना, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो यहां पर लिख देना ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ड्यूरिंग दिस कंडीशन sending and power factor becomes leading, sending and power factor, sending and power factor becomes, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो वो लिख देना लीडिंग हो जाएगा हमारे पास में। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास में क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर हमारे पास में होगा। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। फेरेंटी इफेक्ट की कंडीशन को हम मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए क्या आंसर आ रहा है, शंट रिएक्टर हम यूज करते हैं, करेक्ट। तो यहां पर लिखना है इसके अंदर, टू अवॉइड फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन, फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन, to avoid Ferranti effect, we will use, we will use shunt inductor, shunt inductor। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है शंट इंडक्टर है वो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं हम, शंट इंडक्टर जो है वो हम यूज करेंगे या शंट रिएक्टर हम यूज करेंगे। तो ये एग्जाम में आपको, एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये फेरेंटी इफेक्ट के बारे में आपको चीजें पूछी जाएगी। बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, फेरेंटी इफेक्ट के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, जल्दी से बताओ, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना शंट कैपेसिटर मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है, बट हाँ सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर दोनों होने चाहिए, तब जाकर हमारे पास में फेरेंटी इफेक्ट आएगा ना, फेरेंटी इफेक्ट आएगा हमारे पास में। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, फेरेंटी इफेक्ट हो चुका है, फेरेंटी इफेक्ट के बाद में अब हम आते हैं शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन एंड कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन आते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। चलिए अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की अगर बात करूं तो यहां पर टोटल मिला के 4 ट्रांसमिशन लाइन होंगे। रेजिस्टेंस जहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में,
स्किन इफेक्ट है ना। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर में अगर हम डीसी फ्लो करवाते हैं तो थ्रू आउट पूरे में यूनिफॉर्मली हमारे पास में फ्लो होती है। लेकिन अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर हम एसी सप्लाई अगर हम देते हैं ना, अगर हम एसी सप्लाई देंगे तो वो एसी सप्लाई ओनली सिर्फ सरफेस पर फ्लो होना पसंद करेगी। तो यही होता है हमारे पास में फेरेंटी इफेक्ट, सॉरी स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट की वजह से यहाँ का जो एरिया होता है ना वो रो इंटू एल बाई ए के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना बीच में करंट फ्लो नहीं होगा तो एरिया कम यूटिलाइज होगा। एरिया कम यूटिलाइज होगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास में इनका बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी पी मैक्स क्या होता है हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसे समझो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारे पास, इसको ऐसा लिख दो रेजिस्टेंस जो है आर ऑफ एसी जो होगा वो मोर देन द आर ऑफ डीसी होता है। कितना ज्यादा होता है जल्दी से बताओ, एसी का जो रेजिस्टेंस है वो डीसी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होता है, कितना होता है 1.5 टाइम्स डीसी यूनिफॉर्मली फ्लो होगा, करेक्ट। तो यहां से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान रखना एसी का जो रेजिस्टेंस है 1.5 टाइम्स ऑफ आर ऑफ डीसी होता है अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है आर ऑफ डीसी हमारे पास में होगा कंप्लीटली। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किन इफेक्ट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट जो है वो होता है रूट पाई सिग्मा म्यू एफ इंटू डी स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास में डी स्क्वायर को बाहर ले लो ना ब्रैकेट के, म्यू नॉट सिग्मा पाई म्यू एफ इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, स्किन इफेक्ट रहेगा। अगर मैं स्किन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्किन इफेक्ट के अंदर जो है स्किन इफेक्ट जो है सिग्मा, अगर आपसे बोल दिया जाए रजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो बताओ स्किन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चलिए क्या होगा, करेक्ट। अगर हमारे पास में रजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। देन स्किन इफेक्ट क्या होगा हमारे पास में, कम होगा। स्किन इफेक्ट कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, परमेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी और डायमीटर। साइज पर भी हमारे पास में क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर आपकी साइज बढ़ती है, ध्यान रखना साइज बढ़ती है तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट हमारे पास में बढ़ता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, तो ये हमारे पास में है स्किन इफेक्ट क्या है, ध्यान रखना स्किन इफेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कंडक्टर। क्या लिखोगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, non-uniform distribution of current, distribution of current, distribution of current in conductor, current in conductor, नॉन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कंडक्टर। तो हमारे पास में कंडक्टर के अंदर नॉन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। तो आगे लिख देना इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट, इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। चलिए, स्किन इफेक्ट के सिमिलर एक और इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। चलिए आप मुझे बताएंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है जल्दी से बताओ, क्या बोल रहे हो, क्या होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये दिन का जो पानी होता है, ये टाइम होता है ना 2 से 4 बजे वाला, ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है ना।
ये 2 घंटे को इफेक्टिव तरीके से निकाल लो, ऐसा लगता है कि पूरे दिन की जंग जो है वो जीत ली अपन ने। बट क्या कर सकते हैं, पेपर भी आपका इसी टाइम पर होता है। नींद बहुत आती है, नींद से कंपनसेट एक ही तरीके से किया जाता है, पानी से। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही कम नींद आएगी आपको, है ना। तो ध्यान रखना इस टाइम ड्यूरेशन में कम से कम आप 1 से 2 लीटर जो है वो आप पानी पिए, तो बेस्ट रहेगा। बहुत नींद आती, तरीका बता रहा हूं मैं आपको नींद से उबरने का। पानी पियो, और पानी अच्छा खासा पियो ना। अच्छा खासा पानी जो है वो पियो आप, आराम से आप नींद वाली जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर पाएंगे। हर 10 मिनट में पानी पिया करो ना। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। कभी भी नींद से अगर आपको भगना है ना, तो आप हर 10 मिनट में पानी पियो ना। या फिर कोई भी एक होता है ना वो, चॉकलेट कुछ मुंह में आप रख लो। अच्छा, इस समय वाली नींद भूल गए, चलिए वेरी गुड। या फिर कोई चॉकलेट वॉकलेट होती है ना, तो उसको आप चिंगम चॉकलेट जो भी है, एक टॉफी खाने लग, ये जो है ना नींद वाला जो समय होता है वो पूरे 2 घंटे का नहीं होता है, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट वाली वो जो नींद होती है ना, जिसमें पूरे शरीर को हिला देती है, बस वो 5 से 10 मिनट वाली वो जो नींद है उसको गायब करना है। उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं, ज्यादा पानी और साथ में एक चॉकलेट। उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, वो 10 मिनट निकल गए ना, तो बस ये इनफ है आपके लिए। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, तो ये हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, और इसके पास में एक और कंडक्टर जा रहा है। इसका फ्लक्स अगर इससे लिंक करके यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करता है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट किसकी वजह से, ड्यू टू एडजेसेंट कंडक्टर, पास वाले कंडक्टर की वजह से अगर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, distribution of current, non-uniform distribution of current in conductor due to conductor, due to adjacent conductor, due to adjacent conductor। चलिए, तो नॉन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कंडक्टर ड्यू टू एडजेसेंट कंडक्टर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, हम बोलकर चलेंगे। क्या बोल रहे हो? कौन सा अजय भाई, वो वाला इलाज बता रहे हैं क्या? चोटी बांध कर, है ना, उसे ऊपर, यहाँ से चोटी को ऊपर पंखे से बांध लो, फिर उसके बाद में आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा इलाज बता रहे हैं क्या? वो वाला इलाज भी बहुत अच्छा है ना। क्या करो आप, बैठ जाओ और चोटी को पंखे से बांध लो। बस ये ध्यान रखना कि कोई आकर, आपका दोस्त आकर पंखे का बटन ना दबा दे, तो पता लगेगा चोटी से साथ साथ में घूम ही रही है, आप भी साथ साथ में घूम रहे हैं उसके। बस वो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर पर ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होता है, आउटर मोस्ट लेयर पर हमारे पास में फ्लक्स लिंकेज सबसे कम होता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि बता कौन सी लेयर पर, इनर लेयर पर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होता है, आउटर लेयर पर फ्लक्स लिंकेज कम होता है ना। तो यहां पर लिख देना इनर साइड, इनर साइड हमारे पास में जो होती है वो क्या होता है हमारे पास में, इनर साइड मोर फ्लक्स लिंकेज, मोर लिंकेज, मोर लिंकेज, आउटर साइड लेस लिंकेज। चलिए, लेस लिंकेज हमारे पास में क्या होगा, इनर साइड में, आउटर साइड में हमारे पास में रहेगा ना। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछेगा। नेक्स्ट, चलिए, तो स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट,
एक फॉर्मूला यहां पर और याद रख लेना, स्किन इफेक्ट के अंदर स्किन डेप्थ का भी है ना, स्किन डेप्थ, तो वो होती है 1 अपॉन हमारे पास में क्या होगा, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। ऐसे लिख दो 1 अपॉन स्किन इफेक्ट, है ना, रूट नोट लगाओ, स्किन इफेक्ट लिखो, स्किन इफेक्ट। चलिए, तो स्किन डेप्थ जो होता है वो स्किन इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे पूछेगा कि अगर हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप मुझे बताओ स्किन इफेक्ट क्या होगा। परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। स्किन डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं ना। चलो, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो म्यू इंक्रीज होगा तो स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा, स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो स्किन डेप्थ हमारे पास में कम होगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन है ना। तो यहां से थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो है वो भी आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन चाय की बहुत जरूरत पड़ रही है उसके बाद। तो अपन मिलते हैं और फिर अपन स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम हो गया, 3:35 पर अपन मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन।
चलिए आगे शुरुआत करें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होगा हमारे पास में इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट हेडिंग लिखना इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। चलिए अगर हम ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस क्या होगा। पहले अपन बात करें किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करें इंडक्टेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर। तो अगर हम बात करें सिंगल कंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ। ये एक सिंगल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में आर है, इसका इंडक्टेंस कितना होगा, ध्यान रखना। सिंगल कंडक्टर में हम बात करके चल रहे हैं कि हमारे पास में जो कंडक्टर है वो कौन सा है, सॉलिड है या फिर हमारे पास में, चलो यहां पर फोकस करो बेटा। इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास में, तो इंडक्टेंस होगा हमारे पास में इंटरनल इंडक्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंडक्टेंस दोनों का समेशन होता है यहां पर। लेकिन जब कंडक्टर कौन सा हो हमारे पास में, सॉलिड या एसीएसआर कंडक्टर हो, सॉलिड या फिर क्या होगा एसीएसआर कंडक्टर हमारे पास में है। एसीएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड हमारे पास में होता है। इंटरनल इंडक्टेंस क्या होता है, इंटरनल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास में म्यू नॉट डिवाइड बाय 8 पाई, म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, या फिर 1/2 इंटू 10⁻⁻7, या फिर 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ये होता है हमारे पास में इंडक्टेंस, इंटरनल इंडक्टेंस तीनों ही हमारे पास में ये होंगे हेनरी पर मीटर में, ये मिली हेनरी पर किलोमीटर के अंदर है। नेक्स्ट एक्सटर्नल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस होता है हमारे पास में म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई इंटू एल एन डी बाय आर। ये होता है इंटर एक्सटर्नल इंडक्टेंस। टोटल इंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास में, टोटल इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल इंडक्टेंस, तो टोटल इंडक्टेंस हमारे पास में होता है वो हमारे पास में रहेगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई हमारे पास में हो गई होगा, बस एल एन डी बाय आर डैश हमारे पास में आ जाएगा। ये होगा हमारा इंटरनल इंडक्टेंस, ध्यान रखना। इंटरनल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई इंटू एल एन डी बाय आर डैश हमारे पास में रहेगा। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा हमारे पास में इंटरनल और एक्सटर्नल इंडक्टेंस के बारे में। तो ये आर डैश क्या होता है, वेर यहाँ पर आर डैश की वैल्यू होती है 0.7788 टाइम्स ऑफ आर, और इसी को बोला जाता है जी एम आर। क्या बोलते हैं अपन इसको, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस हमारे पास में बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनल और टोटल इंडक्टेंस के बाद में, यहाँ पर फॉर होलो कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर होलो कंडक्टर में ध्यान रखिएगा, होलो कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो होलो कंडक्टर में हमारा जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो हमारे पास में 0 होता है। तो इंटरनल इंडक्टेंस 0 होता है तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस जो होगा वो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एल एन डी बाई आर, एल एन डी बाई आर ही रहेगा, और यही हमारे पास में टोटल इंडक्टेंस भी होगा। तो यहां पर क्या होता है, होलो कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है ना वो हमारे पास में कम होता है, होलो कंडक्टर का इंडक्टेंस कम होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास में कम होता है। तो होलो कंडक्टर में पावर जो होता है ना, पावर है वो होलो कंडक्टर में हम ज्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं एज कंपेयर टू पावर किस में, ध्यान रखना, सॉलिड या फिर एसएसआर कंडक्टर। बट किसकी वजह से, ड्यू टू हमारे पास में लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, हम इसको यूज नहीं करते हैं होलो कंडक्टर को पावर ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन। अगर हमारे पास में क्या है, सिंगल फेज टू वायर लाइन कंडक्टर है, मतलब दो वायर हमारे पास में है अगर, तो हमें पूछेगा कि बताओ इंडक्टेंस कितना होगा। तो इंडक्टेंस के लिए क्या क्या करना है, बस दो वायर में जब होगा तो म्यू नॉट डिवाइड बाय पाई कर देना है ना, डबल कर देना, मतलब इंडक्टेंस को, दो वायर होगा तो, और एल एन डी बाय आर डैश हमारे पास में रहेगा। तो ये होगा सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए इंडक्टेंस हमारे पास में होगा। टू वायर लाइन में ध्यान रखना दो गुना कर देना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज, इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन,
ट्रांसपोज क्यों करते हैं, जल्दी से बताओ ट्रांसमिशन लाइन को, ट्रांसपोज क्यों करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, जल्दी से बताएंगे। हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज क्यों करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज क्यों करते हैं? तो हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं किस चीज के लिए, ध्यान रखना, किस चीज के लिए? तो टू मिनिमाइज द रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, है ना। क्या होगा हमारे पास में, ट्रांसपोज क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, यहां का इंडक्टेंस क्या होगा, ध्यान रखना है। अगर मान लो ये 3 कंडक्टर हैं, ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर सेकंड है, और ये कंडक्टर क्या है, थर्ड हमारे पास में। ये D1 डिस्टेंस हमारे पास में है, ये D2 डिस्टेंस है, और ये D3 डिस्टेंस है। तो यहां पर इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पर फेज का इंडक्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू ln D1 D2 D3, और उसकी पावर कितनी होगी, 1/3 डिवाइड बाय आर डैश। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा पर फेज के अंदर, है ना। चलिए करेक्ट। यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर ये जो कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन ट्रायंगुलर भी हो सकता है, या फिर हमारे पास में हॉरिजेंटल भी हो सकता है। आप मुझे बताएंगे इंडक्टेंस, ये जो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, ये ट्रायंगल हमारे पास में, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टेंस की बात करूं, इंडक्टेंस इन ट्रायंगुलर, और हम कंपेयर कर रहे हैं हॉरिजेंटल में, इंडक्टेंस इन ट्रायंगुलर और इंडक्टेंस इन हॉरिजेंटल। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से किसका इंडक्टेंस हायर होता है, ट्रायंगुलर और हॉरिजेंटल में से किसका इंडक्टेंस जो है वो हायर होता है हमारे पास में, जल्दी से बताओ, किसका इंडक्टेंस है वो हायर होता है, अगर आपसे पूछ ले तो। क्या आंसर होगा, हॉरिजेंटल का इंडक्टेंस हायर होता है, करेक्ट। ट्रायंगुलर का इंडक्टेंस थोड़ा सा कम होता है। इंडक्टेंस कम होने से क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है, और पावर हम ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, पावर ज्यादा ट्रांसफर करेंगे किसमें, पावर इन ट्रायंगुलर ज्यादा होगा, किसके किसके कंपैरिजन में, हॉरिजेंटल के कंपैरिजन में। तो आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके अंदर जो है हमारे पास में इंडक्टेंस हायर लोअर, ऐसा कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम बात करते हैं, इंडक्टेंस ऑफ बंडल कंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। चलिए बंडल्ड कंडक्टर में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या आएगा, बंडल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, है ना। बंडल कंडक्टर का मतलब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, उसी के बाहर बहुत सारे कंडक्टर हैं, ग्रुप ऑफ कंडक्टर है। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है, ये बहुत सारे कंडक्टर होंगे ना, ये ग्रुप ऑफ कंडक्टर हैं, और ये एक और अनदर ग्रुप ऑफ कंडक्टर हैं। मतलब ये पूरा मिलाकर कंडक्टर ए है, कंडक्टर ए, और ये पूरा मिलाकर कंडक्टर बी हमारे पास में है, ये पूरा मिलाकर कंडक्टर बी है, और ये पूरा मिलाकर कंडक्टर ए है, कंडक्टर ए हमारे पास में। तो समझिएगा, ये कंडक्टर ए हमारे पास में, ये कंडक्टर बी है, और यहां पर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो अगर यहां बोल देगा 1 2 3 एंड सो ऑन,
N कंडक्टर्स हमारे पास में है, यहाँ 1 डैश 2 डैश एंड सो ऑन, M कंडक्टर यहाँ पर है। आपसे पूछेगा बताओ इंडक्टेंस क्या होगा, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला वही होगा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये सेम ही रहेगा क्योंकि एक कंडक्टर का अपन निकाल रहे हैं, इनटू ln म्यूचुअल जीएमडी डिवाइड बाय सेल्फ जीएमडी। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास में। यहाँ डीएम का मतलब क्या है, डीएम का मतलब है म्यूचुअल जीएमडी, म्यूचुअल जीएमडी, और डीएस का मतलब क्या होगा हमारे पास में, सेल्फ जीएमडी। हमारे पास में क्या होगा, सेल्फ जीएमडी। तो म्यूचुअल जीएमडी एंड सेल्फ जीएमडी हमारे पास में दो चीज आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना म्यूचुअल जीएमडी और सेल्फ जीएमडी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर म्यूचुअल जीएमडी जब हम निकालते हैं ना, तो हम यहाँ पर 1 की 1 से डिस्टेंस, 1 की 2 से डिस्टेंस, फिर 1 की 3 से, मतलब 1 की 1 डेज से, फिर 1 की 2 डेज से, फिर 1 की 3 डेज से म्यूचुअल डिस्टेंस निकालते हैं ना, इन सभी कंडक्टर की, इन सभी कंडक्टर से डिस्टेंस निकालते हैं, वो म्यूचुअल जीएमडी हमें मिलता है। सेल्फ जीएमडी जब हम निकालते हैं तो एक ही कंडक्टर के अंदर जो बंडल है उनके लिए सेल्फ जीएमडी निकाला जाता है। तो मैं आपको यहां लिखा देता हूं कि सेल्फ जीएमडी जब निकालना होगा, अगर मान लो इसके लिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले 1 की 1 से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर 1 की 2 से निकालेंगे एंड सो ऑन 1 की n कंडक्टर से निकालेंगे, फिर 2 की 1 से, फिर 2 की 2 से, 2 की n कंडक्टर से निकालोगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, एंड सो ऑन चलता रहेगा। nth कंडक्टर की डिस्टेंस 1 से, n की 2 से, n की n से डिस्टेंस निकालना, और जितने भी कंडक्टर का बंडल हो 1/n करके उसका स्क्वायर कर देना। तो ये होता है हमारे पास में सेल्फ जीएमडी, किसके लिए, फोर, किसके लिए ध्यान रखना, बंडल कंडक्टर के लिए सेल्फ जीएमडी ऐसे निकालोगे। म्यूचुअल जीएमडी में बस यहां पर ये ध्यान रखना, सेल्फ जीएमडी में यहाँ पे जो D11 D22 ये एंड सोन सारे आर डैश होते हैं, ध्यान रखना, जीएमआर होती है हमारे पास में, आर डैश की वैल्यू होती है यहाँ पर इन सभी की जगह पर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बंडल कंडक्टर का। तो जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इंडक्टेंस ऑफ बंडल ऑफ टू कंडक्टर, है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बंडल ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर के बंडल का इंडक्टेंस बताओ, बंडल ऑफ टू कंडक्टर। चलिए, अगर हम बात करें बंडल ऑफ टू कंडक्टर के लिए सेल्फ जीएमडी निकालनी है, तो ये 1 और 2 दो कंडक्टर का बंडल है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ऐसे। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, 1 की 1 से डिस्टेंस निकालनी है जो कि आर डैश होती है, अभी मैंने आपको बताया। 1 की 2 से निकालनी है, वो कितनी होगी, एस होगी। फिर 2 की 1 से निकालनी है, वो एस होगी। 2 की 2 से निकालनी है, फिर से वो आर डैश होगी। और दो कंडक्टर का बंडल है, उसका स्क्वायर कर देना। क्या करोगे, 1/2 का स्क्वायर कर देना। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आएगा आर डैश इंटू एस स्क्वायर टू द पावर 1/4। इसको कैंसिल कर लो तो ये बचेगा आर डैश इंटू एस टू द पावर 1/2। तो ये होगा हमारे पास में बंडल ऑफ टू कंडक्टर के लिए, आर डैश इंटू एस स्क्वायर टू द पावर 1/2, है ना। नेक्स्ट, आर डैश इंटू एस टू द पावर 1/2। अगर मैं बात करूं बंडल ऑफ थ्री कंडक्टर, अगर आपसे बोल दिया जाए कि बंडल ऑफ थ्री कंडक्टर अगर हमारे पास में है, और थ्री कंडक्टर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ये कंडक्टर सी है। चलो, इन सभी की रेडियस कितनी है, आर है। तो बताओ, आपसे बोल देगा सेल्फ जीएमडी इज इक्वल टू के इंटू आर है, तो आपसे पूछेगा फाइंड के, ये 1 2 और 3, बताओ क्या होगा, के की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आ सकता है जहां पर कैलकुलेटर अलाउड होता है, जैसे एसएससी सीबीटी 2, आरआरबी सीबीटी 2, वहां पर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो बताओ क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आ रहा है? के की वैल्यू 1.46। चलिए समझना, अगर आपको सेल्फ जीएमडी निकालनी है तो देखो 1 की 1 से डिस्टेंस तो कितनी होगी? आर डैश होगी। 1 की 2 से डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर टू सेंटर ये 2r होगी, और ये भी 2r होगी हमारे पास में। तो 1 की 2 से डिस्टेंस कितनी है? 2r है। 1 की 3 से कितनी है? 4r है। नेक्स्ट, फिर 2 की 1 से डिस्टेंस निकालोगे 2r, 2 की 2 से r डैश, 2 की 3 से 2r। नेक्स्ट 3 की 1 से डिस्टेंस निकालोगे तो 4r होगा, फिर 2r होगा, फिर r डैश होगा, और 1/3 का स्क्वायर कर देना। तो यहां से आ जाएगा 8 इंटू 0.7788। यहां से क्या आएगा? 4 इंटू 0.7788। फिर यहां से 8 इंटू 0.7788, और इसकी पावर कितनी है? 1/9। और आर बाहर निकाल लो। कैसे? 3 3 और 3 9 पावर हो जाएगी, बाहर निकाल लिया मैंने आर को, तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी। अब इसका आंसर निकाल लो, क्या आंसर आ रहा है? जो भी आपका आंसर आ रहा है वो एकदम सही आंसर होगा। 0.7788 का तो आप क्यूब कर देना, उसका तो क्यूब कर लो, 8 इंटू 4 इंटू 8, और पावर कितना होगा? 1/9। तो ये हमारे पास में रहेगा। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? अभिषेक 1.46 ही आ रहा है। मनीष, अभिषेक, हाँ क्यूब करना है इसको, स्क्वायर नहीं, क्यूब आएगा। सही बात है। चलिए, तो इससे आप आंसर निकाल लेना। यहां से जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका एकदम सही आंसर होगा। जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेटर इसके आगे आपको चलाना है, क्यूब आएगा, है ना? ये 3 बार है ना, ये 3 बार है तो क्यूब कर लो। 8 4 8, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/9 का स्क्वायर, मत 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, तो 1/9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछ सकता है बंडल्ड कंडक्टर के रिगार्डिंग। चलिए, अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, लेकिन अभी 4:30 से हमारी क्लास है, फिर से यूट्यूब पर मिलेंगे कंट्रोल सिस्टम के साथ में। चलिए, तो थोड़ा सा रेस्ट आप भी कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, फिर अपन मिलेंगे कल सेम टाइम पर। कल 2 बजे स्टार्ट हो गया, थोड़ा लेट हो गए थे 10 मिनट। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।